पीड़ित व्यक्ति अगर थाने जाए और थाने पर उसकी शिकायत ना सुनी जाए तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि आपके या आपके किसी परिचित के साथ कोई घटना घटित हुई है और आप रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाते हैं तथा थाने पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, उसके बाद आप पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाते हैं, उनके द्वारा भी आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कराई जाती है, मजबूर होकर आपने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल कर मुकदमा दर्ज कराना चाहा, परंतु कोर्ट द्वारा भी आपके 156(3) के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश पारित नहीं किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए क्या करना चाहिए तथा आप थाने पर अपनी एफआईआर कैसे दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति अपने दुख परेशानी लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जाए और थाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज ना की जाए या उसकी सुनवाई ना की जाए तो उसके लिए इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा लगभग होता ही है कि जब आप किसी भी घटना की एफआईआर दर्ज कराने थाने जाते हैं तो थाने पर पुलिस द्वारा आसानी से सबकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तथा कई बार तो ऐसे मामले भी देखने व सुनने को मिलते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को ही थाने से डांट डपट कर भगा दिया जाता है तथा बाद में पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाते हैं तथा पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा भी कोई कार्रवाई करने से पहले उसी थाने से रिपोर्ट ली जाती है और थाने की पुलिस द्वारा आपके खिलाफ जानकारी अधिकारियों को देकर आपको ही गलत साबित कर दिया जाता है। मजबूरन आप कोर्ट में जाकर धारा 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दाखिल कर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, परंतु कोर्ट द्वारा भी मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश पारित नहीं किया जाता है और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए तथा कौन कौन सी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इस सब की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथियों, अगर वास्तव में आपके साथ कोई घटना घटित हुई है तथा पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और आप अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास 3 विकल्प होते हैं। नंबर 1 ये कि यदि थाने पर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो आप संबंधित पुलिस क्षेत्र अधिकारी यानी कि सीओ साहब अथवा पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी अथवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अथवा पुलिस कमिश्नर जो भी आपके जिले में बैठते हों उनके समक्ष जाकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने साथ घटित घटना की पूरी जानकारी दें तथा प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध करें। हो सकता है यदि आपकी घटना में सच्चाई पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी द्वारा आपके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया जाए। यदि आपने एसपी या एसएसपी महोदय का कार्यालय नहीं देखा है अथवा किसी कारणवश आप कार्यालय नहीं जा सकते हैं तो आप पंजीकृत डाक के माध्यम से भी अथवा ईमेल, व्हाट्सएप आदि पर भी प्रार्थना पत्र पोस्ट कर मुकदमा दर्ज कराए जाने का अनुरोध कर सकते। दूसरा ऑप्शन यह है कि यदि आपको थाने की पुलिस से सहयोग नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको लगता है कि थाने की पुलिस आपके एकदम खिलाफ है तो फिर आपके पास एक मुख्य विकल्प ये भी है कि आप कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए आपको माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) सीआरपीसी जो कि अब धारा 175(3) बीएनएसएस में परिवर्तित हो गई है के तहत मुकदमा दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना। परंतु यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल करते समय ऐसी कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि कोर्ट आपके प्रार्थना पत्र पर थाने को एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर सके, यह जानना तथा इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी होता है। साथियों, अक्सर आपने लोगों को यह कहते सुना होगा कि कोर्ट द्वारा भी आसानी से मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाता क्योंकि कोर्ट भी पहले थाने से ही रिपोर्ट मंगाती है। ये बात एकदम सही है कि मुकदमा दर्ज कराने का आदेश पारित करने से पहले कोर्ट द्वारा भी थाने से ही रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि कोर्ट में धारा 156(3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दाखिल करते समय आपको 2-3 विशेष सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप वास्तव में पीड़ित हैं
और आपका मुकदमा झूठा नहीं है तथा थाने पर वास्तव में आपकी सुनवाई नहीं हुई है तथा आप कोर्ट से राहत पाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब भी आप माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 156(3) या धारा 175(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल करें तो उसमें विपक्षियों को पार्टी बनाने के साथ साथ फर्स्ट पार्टी के तौर पर अपने स्थानीय थाने के एसएचओ, जिसको साधारण भाषा में एसओ कहते हैं, वो भी नाम सहित फर्स्ट पार्टी बनाएं। यानी कि अगर आप वास्तव में पीड़ित हैं और आप वास्तव में थाने गए हैं तथा थाने पर आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है तो निश्चित ही आपको थाना प्रभारी के नाम की जानकारी हो ही गई होगी तथा थाने पर होने वाली समस्त कार्रवाई की जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होती है। लिहाजा जब आप अपना प्रार्थना पत्र दाखिल करें तो उसमें संबंधित थाने प्रभारी को उनके नाम सहित पार्टी बनाएं। जैसे कि यदि किसी एसएचओ का नाम अनिल कुमार है तो आप अनिल कुमार थाना प्रभारी और उसके आगे थाने का नाम और बाकी विवरण अंकित कराएं। साथियों, अक्सर होता क्या है, किताबों में लिखे कानून और वास्तविक कानून जो कोर्ट में अपनाया जाता है उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। जब भी पुलिस किसी प्रकरण में मनमानी कार्रवाई या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है तो होता यह है कि पीड़ित व्यक्ति किसी भी उच्च अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ले या खुद पेश हो जाए, अंत में रिपोर्ट थाना प्रभारी या हल्का दरोगा से ही पूछी जाती है और वे पहले से ही आपके खिलाफ होते हैं तो मनमानी बात बताकर अधिकारियों को कन्वेंस कर लेते हैं और आपके खिलाफ गलत रिपोर्ट देकर आपको ही गलत बता देते हैं। उसके बाद जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट भी मुकदमा दर्ज कराने से पहले आपके प्रार्थना पत्र पर थाने से ही रिपोर्ट तलब करती है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित हल्का दरोगा अथवा थाना प्रभारी द्वारा कोर्ट को भी मनमानी रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाती है। हालांकि कानून के अनुसार जो नियम है वो ये है कि कोर्ट द्वारा थाने से केवल इतनी रिपोर्ट मांगी जाती है कि उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाने पर कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पुलिस पहले से ही मुकदमा दर्ज कर रखी हो और कोर्ट द्वारा भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जाए तथा एक ही प्रकरण के 2 मुकदमे दर्ज हो जाए। इन परिस्थितियों से बचने के लिए कोर्ट द्वारा पहले थाने से रिपोर्ट मंगाई जाती है। परंतु वास्तव में क्या होता है? वास्तव में होता यह है कि जब कोर्ट द्वारा थाने से रिपोर्ट तलब की जाती है तो जिन मामलों में पुलिस आपकी एंटी हो गई होती है या एंटी पार्टी से मिलकर कार्रवाई कर रही होती है या किसी भी कारण से आपके खिलाफ होती है, उनमें कोर्ट द्वारा पूछी गई रिपोर्ट ना भेजकर आपके खिलाफ एक बड़ी सी जांच रिपोर्ट बनाकर और लास्ट में एक लाइन में लिख दिया जाता है कि उक्त मामले में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, यानी कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। संबंधित न्यायालय द्वारा भी पूरी जांच रिपोर्ट पढ़कर आपके प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश पारित न करते हुए उसको या तो परिवाद के रूप में दर्ज कर दिया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है। तो साथियों, यदि आपने 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल करते समय संबंधित थाने के थाना प्रभारी को प्रथम पार्टी बना दिया गया होगा तो जब रिपोर्ट के लिए आपके प्रार्थना पत्र की कॉपी थाने जाएगी और यदि आपके प्रकरण में सच्चाई है तथा प्रार्थना पत्र सही तरीके से दाखिल किया गया है तो इतना तो पुलिस वालों को भी समझ में आ ही जाता है कि इस मामले में कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज कराने का आदेश पारित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में अगर मुकदमा दर्ज होता है तो संबंधित थाना प्रभारी भी उसमें अभियुक्त की श्रेणी में आएंगे, इसलिए वह आपके लिए नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए प्रकरण को गंभीरता से देखें और हो सकता है कि आपको बुलाकर आपकी समस्या को ध्यान से सुनेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट से रिपोर्ट के लिए जब आपके प्रार्थना पत्र की कॉपी थाने जाए तो उसको पढ़कर संबंधित थाने प्रभारी द्वारा अगली सुनवाई से पूर्व ही आपके पुराने प्रार्थना पत्र पर जो आपने पहले थाने पर दिया था उस पर ही आपका मुकदमा दर्ज करके थाने से कोर्ट को यह रिपोर्ट भेजी जाए कि इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज हो चुका है। साथियों, ये एक सफल उपाय है, परंतु ध्यान रखें वास्तविक पीड़ित होने पर ही उपरोक्त माध्यम का प्रयोग करें। बात करते हैं अब हम तीसरे विकल्प की। तो तीसरे विकल्प के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप चाहें तो सीधे माननीय न्यायालय के समक्ष जाकर धारा 190 सीआरपीसी यानी कि धारा 210 बीएनएसएस के तहत परिवाद भी दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट में आपके व आपकी तरफ से कम 2 गवाहों के बयान अंकित किए जाएंगे और यदि प्रकरण में सत्यता पाई जाती है तो कोर्ट द्वारा विपक्षियों को तलब कर लिया जाएगा। इसमें आपको पुलिस थाने अथवा किसी अधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट द्वारा तलब किए जाने के बाद विपक्षीगण को
पूरी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जैसा कि अगर आपका मुकदमा दर्ज किया जाता तो मुकदमा दर्ज होने के बाद की समस्त प्रक्रियाएं जो जमानत संबंधी प्रक्रियाएं हैं उन सब से गुजरना। तो साथियों, यदि आपके साथ कोई घटना घटित हुई है तथा पुलिस द्वारा आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आप उपरोक्त प्रकार से भी कानूनी मदद प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पता नहीं कब कौन सी वीडियो किसके काम आ जाए और किसकी परेशानी दूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी प्रकार की एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।